Good evening, friends. Good evening, everyone. नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। आज चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 4 है एमसीक्यूज में। एमसीक्यू मैकमिलन बुक पर आधारित हैं। मैच करना है यहाँ पे पहला। क्वेश्चन है, कंपिटेंसी दी हुई है और उसके रिगार्डिंग जो है, रूरल बैंकिंग मत लीजिएगा, एचआरएम लीजिएगा। रूरल बैंकिंग बहुत कठिन है, गो फॉर एचआरएम। रूरल बैंकिंग बिल्कुल मत लीजिएगा, उसको मैंने फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ है यूट्यूब पे, लेकिन अच्छा नहीं है, बहुत कठिन पेपर आता है। एचआरएम आसान पेपर भी आता है और प्लस आप एबीएम में भी एचआरएम पढ़े होते हैं तो वहां से भी फायदा होता है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक्निकल फंक्शनल कंपिटेंस, मैनेजरियल कंपिटेंस, सिक्योरिटी, क्रेडिबिलिटी। आपको मैचिंग करवानी है, कौन किससे मैच हो रहा है। ठीक है, जैसे ए का 1 है कि 2 है कि 3 है, ऐसे करके बताएंगे। आंसर करिए सभी लोग फटाफट। ठीक है, देखिए टेक्निकल या फंक्शनल कंपिटेंस की अगर बात करें तो यहां देखिए, सम इंडिविजुअल लाइक टू मैनेज, सम इंडिविजुअल्स लाइक टू मैनेज, मैनेज करना चाहते हैं, ये मैनेजरियल कंपिटेंस है। ठीक है, यू वांट टू मैनेज, मैनेजरियल कंपिटेंस। ठीक है, सम इंडिविजुअल फॉल इन लव विद अ पर्टिकुलर फील्ड और फंक्शन, किसी एक पर्टिकुलर चीज से आपको बहुत ज्यादा लगाव सा हो जाता है, टेक्निकल फंक्शनल कंपिटेंस। सम इंडिविजुअल सीक सिक्योर वर्क, सिक्योरिटी। और देयर आर इंडिविजुअल हु वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। करेक्ट है अनंत ज्योति मैम, करेक्ट है। प्रवीण सर ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का वही 3 और डी का 4। सो आंसर विल बी ए। ठीक है, याद रखें एग्जाम में, देखिए क्या होता है, आईआईबीएफ ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद करता है, थोड़ा ध्यान दें मेरी बात पे। और इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम बराबर आपके लिए ला रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन में चार चार बातें चेक कर ली जाती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पसंद करते हैं और कंफ्यूजन भी बनती है। तो कंफ्यूजन बनने की वजह से ऐसे क्वेश्चन फेवरेट हैं। आप मान के चलिए 8-10 क्वेश्चन आपको इसी टाइप के मिल जाएंगे, यही क्वेश्चन नहीं लेकिन इसी टाइप के मिल जाएंगे, जहां पर बारीक सा डिफरेंस होगा और वो आपसे पूछेंगे कि आप बताओ। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई द स्पाइरल कैरियर। कैरियर चार टाइप के होते हैं एज पर ड्राइवर, उसमें स्पाइरल कैरियर जो होता है, एक लीनियर कैरियर होता है, एक जो है लीनियर होता है, स्पाइरल होता है और दो और होते हैं, स्टडी स्टेट, लीनियर, स्पाइरल और एक ट्रांजिशन होता है शायद। ठीक है, तो ड्राइवर के हिसाब से चार कैरियर होते हैं, उसमें स्पाइरल कैरियर जो है वो बहुत ज्यादा बिकमिंग एंड आइडल फॉर मीटिंग द इमर्जिंग सिचुएशन, अभी मौके पे जो हालात चल रहे हैं इसके हिसाब से बेहतर है। क्यों बेहतर है, स्पाइरल कैरियर कॉन्सेप्ट लोग क्यों पसंद करते हैं। प्लेटेयू सर तो एक्स्ट्रा वाला है, वो पांचवा है, चार ही होते हैं ड्राइवर के हिसाब से, एक और है, पिछले कल वाले लेक्चर में हुआ था।
ठीक है, तो स्पाइरल कैरियर लोग क्यों पसंद करते हैं? ट्रांजिटरी होता है, ठीक है। तो एक लीनियर हो गया, एक जो है स्पाइरल हो गया, एक स्टडी स्टेट हो गया और एक ट्रांजिटरी हो गया। ओके, ये 4 होते हैं। तो लोग ज्यादा स्पाइरल कैरियर क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मल्टीपल कैरियर कॉन्सेप्ट आर मोर रिलेवेंट फॉर द फ्यूचर। भविष्य के लिए अगर एक से ज्यादा कैरियर के ऑप्शन आपके अवेलेबल हो तो उसे ही स्पाइरल कैरियर कहते हैं, ठीक है। स्पाइरल कैरियर, सो बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये वही आ ही गया। यही 4 होते हैं, देखिए, स्टडी स्पाइरल होता है, स्टडी स्टेट होता है, ट्रांजिटरी होता है और लीनियर कैरियर होता है। 4 तरीके के वो होते हैं कैरियर पैटर्न एज पर ड्राइवर। तो आपको बताना है अंडर व्हिच कैरियर पैटर्न इंडिविजुअल शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू प्रीवियस वन विदाउट एक्वायरिंग एनी एक्सीलेंस। मतलब आपने कोई विशेष नॉलेज नहीं गेन की और एक जॉब से आप ठीक है, तो किस कैरियर पैटर्न में इंडिविजुअल जो है शिफ्ट करता है एक जॉब से दूसरी में? जरूरी नहीं कि पिछली वाली जॉब और नई वाली जॉब आपस में रिलेटेड हो और बिना किसी नॉलेज को गेन किए हुए, तो उसे कौन सा कैरियर पैटर्न बोलते हैं? तो ये सर ट्रांजिटरी होता है। ट्रांजिटरी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए चले जा रहे हैं, भले ही अनुभव है या नहीं है। सो आंसर विल बी बी। तो इन ट्रांजिटरी पैटर्न इंडिविजुअल शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ प्रीवियस वन। फिर है एज पर साइन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर 3 डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ कैरियर पैटर्न। कैरियर पैटर्न के 3 डायमेंशनल मूवमेंट बताए हैं साइकिन ने, तो उनमें से कौन सा तीन तीन मतलब जो है डायमेंशनल मूवमेंट होता है, तो इनमें से कौन सा नहीं आता उस 3 में? वर्टिकल, सेंट्रल, सर्कमफ्रेंशियल, रेडियल। क्वेश्चन नंबर 4 है एज पर साइन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर 3 डायमेंशनल मूवमेंट। कैरियर पैटर्न के 3 डायमेंशनल मूवमेंट हो सकते हैं, वर्टिकल, सर्कमफ्रेंशियल, रेडियल, सेंट्रल। तो कौन सा नहीं आता है, सवाल ये है यहाँ पर। तो सी नहीं होता है फ्रेंड्स। वर्टिकल इज देयर, सर्कमफ्रेंशियल है, रेडियल है, ये 3 है। वर्टिकल, सर्कमफ्रेंशियल, रेडियल, ये 3 होते हैं, सेंट्रल नहीं होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क 3 डायमेंशनल मूवमेंट में वर्टिकल इज देयर, सर्कमफ्रेंशियल इज देयर, रेडियल इज देयर। कैरियर एंकर, कैरियर एंकर हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन शेपिंग इट्स। मतलब कैरियर एंकर से व्यक्ति किस चीज को शेप देता है? कोई बात नहीं है, गलत हो जाता है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करिए। अगर गलतियां हो रही हैं तो कोई बात नहीं है सर। कैरियर एंकर जो है किसी इंडिविजुअल को क्या चीज शेप करने में मदद करता है? पर्सनल आइडेंटिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, या ए और सी दोनों? डी ऑप्शन। तो कैरियर एंकर आपको मदद करता है पर्सनल आइडेंटिटी बनाने में या फिर सेल्फ इमेज बनाने में। तो बोथ हो जाएगा, ए एंड सी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो हमने अभी तक 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। काफी सारे लोग नए ज्वाइन किए होंगे, अभी थोड़ी देर बाद मुझे लगता है और भी लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं। 6वां करते हैं हम लोग। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल लीड्स टुवर्ड द।
तो जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है किसी व्यक्ति का, वो कहाँ ले जाता है? पर्सनल इफिकेसी इंप्रूव करने में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में, सेल्फ रियलाइजेशन में, सेल्फ मोटिवेशन में। तो सेल्फ डेवलपमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल को कहाँ लेकर जाता है? थोड़ा ज्यादा ही ट्रिकी क्वेश्चन है अपने आप में, मे बी इतना ज्यादा कठिन ना पूछे, बट ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट इंडिविजुअल को लीड करता है सेल्फ इंप्रूवमेंट में। किसमें मदद करता है सर? सेल्फ इंप्रूवमेंट में ये हेल्प करता है। फ्रेंच और रेवन ने पावर के टाइप्स बताए हैं। तो कितने टाइप की पावर को आइडेंटिफाई किया है फ्रेंच एंड रेवन ने? सवाल ये है आपके सामने। एज पर फ्रेंच एंड रेवन, हाउ मेनी टाइप्स आर पावर आर देयर? देखिए विशाल सर, सिंपल सा है। अभी मैं जैसे चैप्टर नंबर 11 आपको पढ़ा रहा हूं, तो चैप्टर नंबर 11 की जो थ्योरी है उसको देख लीजिए, अच्छा रहेगा, बस यही करिए, ठीक है। हम अच्छी क्वालिटी के एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आ रहे हैं लाइव क्लास में, डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मे बी कि आपको इससे क्वेश्चन जो है मिल जाए, इस उम्मीद में सर। ओके, तो बाकी आप जो स्टडी कर रहे हैं थ्योरी बेस्ड, वो आपको करनी ही है, एज रूटीन एज यूजुअल आप करेंगे। ये एक तरीके का एड ऑन जैसा है कि मैं आपको, मतलब ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। 4 तरीके की पावर होती हैं और मैच द फॉलोइंग भी इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए लाइव क्लास में लाते हैं। एक तो डिस्कशन होता है, तो थोड़ा सा आप भी जो है पॉजिटिव रहते हैं कि हाँ ठीक है, क्या चल रहा है पता चलता है, और रोज मोटिवेटेड फील करते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए। मैकमिलन बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे, ना पढ़िए, जो पढ़ाया है सर वही पर्याप्त है। इतना पढ़ लीजिए, उसी में आप मतलब धन्य हो जाएंगे, मान लीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने 5 तरीके की पावर आइडेंटिफाई करी है फ्रेंच एंड रेवन। लाइव क्लास को कैसे जोड़ें? तो उसका सिंपल सा है सर, कि जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं मैं एडवांस में आपको बताता हूं। जैसे अभी चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, कल भी यही चलेगा, इवन संडे है ना, कल संडे है शायद, संडे को भी यही चलेगा, ठीक है। मंडे से हम बीएफएम में मूव करेंगे। बीएफएम में मॉड्यूल बी उठाएंगे, पहले मॉड्यूल बी के एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल बी में जो पहला चैप्टर वो पढ़िए मंडे के लिए, ठीक है सर। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करके आएंगे तो आपको नॉलेज भी बढ़ेगी और फायदा भी होगा। तो 5 तरीके की पावर जो आइडेंटिफाई की है किसने? फ्रेंच एंड रेवन ने, ठीक। तो ये देखिए 5 तरीके की पावर जो होती हैं, कोएर्सिव, लेजिटिमेट, रेफरेंट, रिवार्ड एंड एक्सपर्ट पावर। ये 5 तरीके की कोएर्सिव पावर, लेजिटिमेट पावर, रेफरेंट पावर, रिवार्ड पावर, एक्सपर्ट पावर, ये 5 तरीके की पावर्स जो है बताई हैं फ्रेंच एंड रेफरेंट ने। अभी देखिए पांचों तरीके की जो पावर हैं उनकी डिटेलिंग दी हुई है, देखते हैं अगर इसमें जो है पांचों आ जाए तो अच्छा है। यहाँ ट्राई करिए, इसको मैच करना है आपको। कोएर्सिव पावर क्या होती है, लेजिटिमेट पावर क्या होती है ना, ये रिवार्ड पावर क्या होती है, आपको इसे मैच करना है। सर वीडियो बड़े होते हैं, 1.2 की स्पीड पर या 1.5 की स्पीड पर देखें, पूरे करने पड़ेंगे सर। एक्चुअली क्या है कि अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के बैठना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहला है कोएर्सिव पावर, यानी कि बहुत ज्यादा
देखिए एक एक पढ़ता हूं मैं इधर से और उसको मिलाते हैं। अ पर्सन गेन पावर बाय वर्च्यू ऑफ हिज हर नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस एबिलिटी पैरामीटरिज्म एंड क्रेडिबिलिटी। तो पावर गेन की जा रही है अपनी खुद की नॉलेज और स्किल की सहायता से, तो वो होती है एक्सपर्ट पावर। हमारी कैसी पावर आती है? एक्सपर्ट। ठीक है। अ लीडर मैनेजर इज सेड टू हैव रिवार्ड पावर। अब देखो यहाँ रिवार्ड पावर मतलब लिखा ही है कि भाई ये रिवार्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? रिवार्ड दिया जाता है लोगों को, तो ये रिवार्ड पावर हो गई। बाय वर्च्यू ऑफ लेजिटिमेट पावर व्हिच ड्रॉन फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन डेलीगेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। मतलब कहने का कि लेजिटिमेट पावर मतलब आपको कागज में लिखा पढ़ा हुआ है कि हाँ तुम्हारे पास इतनी पावर रहेगी। ठीक है ना। तो लेजिटिमेट पावर जैसे मतलब कमिश्नर को अधिकार है कि वो अपने से नीचे लोगों को सस्पेंड कर सकता है, पुलिस वालों को। तो वो कहां से पावर आ रही है उसको? लेजिटिमेट पावर या पोजीशन की पावर उसको मिल रही है। ठीक है। उसके बाद में अगर लीडर या एफर्ट लगाए जाते हैं, धमकी दी जा रही, पनिश किया जा रहा है, पुनिटिव एक्शन लिया जा रहा है, तो वो कोएर्सिव पावर को यूज कर रहा है। मतलब कहने का जबरदस्ती करने वाली पावर को यूज कर रहा है। ठीक है। तो एग्जाम में मे बी ये टर्म गायब कर दिया जाए, ध्यान रखें, है ना। कुछ ऐसा लिखेंगे आपको कि ये टर्म नहीं मिलेगा, यहाँ चलिए मिल गया है, वहां नहीं मिलेगा। तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि बाई वर्च्यू ऑफ this power which is drawn from the job description and delegation from top manager enjoy again power of direct employee who have certain duty। तो उस केस में भी ध्यान रखें कि मतलब coercing मतलब होता है जबरदस्ती करना। लेजिटिमेट पावर मतलब कि जो आपको लीगली जो अधिकार प्राप्त है। ठीक है। रिवार्ड दे करके आप अपनी पावर को यूज करते हैं, रिवार्ड देते हैं लोगों को। एक्सपर्ट पावर जो अपनी नॉलेज या स्किल से जो आप खुद गेन करते हैं, वो हो जाती है एक्सपर्ट पावर। ठीक है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए क्या है इसमें, क्या किया इन्होंने, चार पावर को एक साथ उठा के रख दिया। अब आपके अगर नहीं पता है तो गलत होने के पूरे चांस है। तो IIBF लाइक दिस, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन उनको पसंद होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और इसका 1, मतलब जस्ट उल्टा है, इसी क्रम में उल्टे साइड गया हुआ है। Which of the following power, यानी कि a person gains such power by virtue of his proximity to a power source। मतलब ये पावर है जिसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी पावर को कहां से गेन कर रहा है? क्योंकि वो किसी पावरफुल सोर्स के आसपास रहता है। जैसे आपको एलन मस्क के साथ रहने का मौका मिल जाए, या आपको आपके बैंक के MD के साथ रहने का अगर मौका मिल जाए। सर सिर्फ MCQ पढ़ के नहीं भला होगा, सफिशियंट नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये है कि सब कुछ पढ़ करके MCQ पढ़ने से फायदा जरूर होगा, इसमें दो राय नहीं है। अगर आपने सब पढ़ा है और इसे MCQ करते तो सफिशियंट है। सिर्फ ये कहिए कि मैं MCQ पढ़ के बैठ जाऊंगा और भला हो जाएगा, तो वहां फंस जाएंगे। क्योंकि देखिए भी पावर की हमने बात की और यहाँ देखिए जो है कुछ अलग ही पावर आने लगी। नॉलेज पावर, रिफ्लेक्टेड पावर, है ना, कैरिस्मेटिक पावर, इमोशनल पावर। सो तो किसी पावर सोर्स के आसपास है, नजदीक है, उसका फायदा अगर आपको मिलता है ना। बोलते हैं ना संगत से गुण होते हैं, तो वो संगत वाली बात है कि अगर आप अच्छे लोगों की संगत में तो अच्छा ही होता है। तो ये कौन सी पावर का एग्जाम्पल है? तो फ्रेंड्स ये रिफ्लेक्टेड पावर है। क्या है ये? रिफ्लेक्टेड पावर, रिफ्लेक्ट हो रही है किसी के साथ रहने की वजह से। ठीक है। जैसे इफ अ सुपरवाइजर इज वेरी क्लोज टू द वाइस प्रेसिडेंट ही विल एंजॉय सम एक्स्ट्रा पावर थ्रू द प्रॉक्सी। है ना, पास होने का फायदा मिलेगा अगर आप विधायक के आसपास रहते हैं, है ना। सर थ्योरी मैंने पढ़ाई हुई है, उसी से पढ़िएगा और क्या। थ्योरी मैंने पढ़ाई हुई है मॉड्यूल वाइज, ABCD सारे मॉड्यूल पढ़ाए हैं सर, उसी से पढ़िए। इन विच ईगो स्टेट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड। किस ईगो स्टेट में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है? पेरेंट ईगो स्टेट में, चाइल्ड ईगो स्टेट में, एडल्ट ईगो स्टेट में, और नन ऑफ द अबव। आपको बताना है। ठीक है, तो ये एडल्ट ईगो स्टेट में होता है जब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और प्रोसेस
किया जाता है। देखिए जो भी हमारी स्टेट्स हैं उसमें अगर देखिए तो क्या होता है, पेरेंट ईगो स्टेट क्या करता है, वो रेगुलेट करता है आपके व्यवहार को, नर्चर करता है, मतलब पेरेंट जैसा बिहेवियर। एडल्ट ईगो स्टेट में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। चाइल्ड ईगो स्टेट में हम क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और रिएक्शन पर काम करते हैं। जैसे आप ध्यान दें, मतलब जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप उनके क्वेश्चन सुन ले तो आपको लगेगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है। तारे क्यों चमकते हैं, अभी अंधेरा क्यों हो गया, हम खाना क्यों खा रहे हैं, है ना, बच्चे छोटे छोटे पूछते रहते हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ चाइल्ड ईगो स्टेट। तो वो चीज है, यहाँ क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी बनी रहती है। फिर हमारी क्यूरियोसिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब हम बड़े होते हैं तो हम दूसरों की बातों को बुरा मानना शुरू कर देते हैं और क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी सब खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए। तो जो है कुल मिलाकर के फ्रेंड जो है 10 क्वेश्चन किए अभी तक। मैं इनको दोबारा से आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कैरियर एंकर्स दिए हुए हैं और उनके अगेंस्ट में उनके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। तो इसमें हमें मैच करवाना है। तो कुछ इंडिविजुअल लाइक करते हैं मैनेज करना, देयर अर्ली करियर एक्सपीरियंस इंडिकेट करता है कि वो मतलब जो है मैनेजमेंट में, हायरार्की में ऊपर बढ़ सकते हैं। तो मैनेजमेंट की बात हो रही, मैनेजरियल कंपिटेंस हो गया, तो ये मैनेजरियल कंपिटेंस के लक्षण हैं। टेक्निकल, ये वाला देखिए, कुछ इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर किसी काम से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो ही इज लाइक टेक्निकल या फंक्शनल कंपिटेंस उसके अंदर होता है। कुछ लोग सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट देखते हैं, कैरियर जो है ऐसा सरकारी नौकरी, सिक्योरिटी। क्रिएटिविटी, अगर कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं तो दैट्स काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो ये हमें मैच करना था। उसके बाद में फिर आता है हमारा स्पाइरल कैरियर लोग क्यों पसंद करते हैं आज के समय में। आज के समय में हम स्पाइरल कैरियर क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि मल्टीपल कैरियर कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा रिलेवेंट होता है फ्यूचर के लिए। एक से ज्यादा कैरियर का कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज्यादा फायदे से होता है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आता है कि इस कैरियर पैटर्न में इंडिविजुअल एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करता है। जरूरी नहीं कि दोनों जॉब आपस में रिलेटेड हों, और बिना किसी एक्सीलेंस को एक्वायर कर, कोई नई स्किल सीखे बगैर ही वो मूव कर जाता है। तो ये कौन सा जो है कैरियर पैटर्न है, तो फ्रेंड्स ये ट्रांजिटरी पैटर्न है। कौन सा है, ट्रांजिटरी पैटर्न है। उसके बाद फिर हमने देखा चौथा क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ 3 डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ कैरियर पैटर्न। कैरियर पैटर्न में 3 डायमेंशनल मूवमेंट होते हैं। तो उसमें वर्टिकल होता है, सर्कमफ्रेंशियल होता है, रेडियल होता है, सेंट्रल नहीं होता है। 3 जो होते हैं, वर्टिकल, सर्कमफ्रेंशियल एंड रेडियल इज देयर। ओके, फिर आया कि कैरियर एंकर जो है हेल्प करता है इंडिविजुअल को सेव करने में। क्या चीज, कैरियर एंकर से क्या बनता है आपका, सेल्फ इमेज बनती है, पर्सनल आइडेंटिटी बनती है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी डी आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। सेल्फ डेवलपमेंट से इंडिविजुअल कहाँ किस तरफ बढ़ता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ता है। सेल्फ डेवलपमेंट से आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद में कितने तरीके की, फ्रांच एंड रेवन द्वारा कितने तरीके की पावर आइडेंटिफाई की गई हैं, तो 5 तरीके की पावर को आइडेंटिफाई किया है इन्होंने। पांचों कौन कौन सी हैं, कोएर्सिव, लेजिटिमेट, रेफरेंट, रिवार्ड और एक्सपर्ट। ठीक, ये 5 तरीके की हो गई। फिर इन्हीं को हमने मैच करना दिखाया आपको। तो पर्सन अपनी पावर गेन करता है अपनी नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस की सहायता से, उसे एक्सपर्ट पावर कहते हैं। धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। लीडर, मैनेजर जो है रिवार्ड पावर होती है, अगर उसमें पोटेंशियल है रिवार्ड वर्थी बिहेवियर करने का तो उसे रिवार्ड पावर कहेंगे, लिखा ही है। बाय वर्च्यू ऑफ लेजिटिमेट पावर, जिसे जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन से या डेलीगेशन किया गया है टॉप के द्वारा, मैनेजर को पावर मिलती है, तो लेजिटिमेट पावर या पोजीशन पावर कहलाती है। एफर्ट, जिसमें लीडर मैनेज करता है या मैनेजर जो है क्या करता है, थ्रेटन करता है, पनिश करता है या दंड देने की कोशिश करता है, तो वो चीज हो जाती है कोएर्सिव पावर। क्या हो जाती है, कोएर्सिव पावर। तो ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर हो गया सर अ पर्सन गेन सच पावर बाय वर्च्यू ऑफ हिज प्रॉक्सिमिटी टू पावर सोर्स। इस केस में क्या होता है कि व्यक्ति को जो पावर मिलती है वो किसी पावर सोर्स के पास रहने से, किसी बड़े व्यक्ति के, किसी बड़े रैंक के व्यक्ति के पास रहने से उसको पावर मिलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड पावर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टेड पावर। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने देखा किस ईगो स्टेट में नॉलेज को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और प्रोसेस किया जाता है, तो ये एडल्ट ईगो स्टेट में किया जाता है। इसमें तीनों मैंने आपको समझाया था कि पेरेंट वाले में बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है,
और एडल्ट ईगो वाले स्टेट में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। चाइल्ड ईगो वाले में क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी की बात होती है। ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन 10 हो गए फ्रेंड्स हमारे। 11वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेरेंट ईगो स्टेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, मतलब पेरेंट ईगो स्टेट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। अरुण सर देखिए, मैंने पहले से ही चीजें पढ़ा रखी हैं, उनके वीडियो अवेलेबल है, आपको उन्हें देखना है। और एमसीक्यू हम एक्स्ट्रा करवा रहे हैं लाइव क्लास में, ताकि थोड़ा सा डिस्कशन बना रहे हो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन तक आपकी पहुंच हो। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल तभी है जब आपने इसकी थ्योरी पढ़ी हो, है ना। तो देखिए, पेरेंट ईगो स्टेट जो है कितने पार्ट में बांटा गया, दो पार्ट में। हाउ मेनी? देयर आर टू। देखिए कौन कौन से, नर्चरिंग पेरेंट और क्रिटिकल पेरेंट। दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं, नर्चरिंग पेरेंट और नर्चरिंग पेरेंट वो होता है जो समझता है, केयर करता है दूसरे लोगों की। क्रिटिकल पेरेंट वो होता है जो क्रिटिसाइज करता रहता है। ओके, कौन सा चाइल्ड ईगो की क्लासिफिकेशन में नहीं आता है, आपको बताना है कौन सा चाइल्ड ईगो के क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठता है। यानी चाइल्ड ईगो स्टेट तीन तरीके की होती है, आपको बताना है। चाइल्ड ईगो स्टेट जो है तीन तरीके की होती है, एडॉप्टेड चाइल्ड, नेचुरल चाइल्ड, लिटिल प्रोफेसर। ये तीन तरीके के होते हैं, ओल्ड प्रोफेसर नहीं होता है। चाइल्ड ईगो स्टेट तीन तरीके की होती हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड, नेचुरल चाइल्ड और लिटिल प्रोफेसर। ये तीन होते हैं इसमें। ओके, तो उसी तरीके से उदय शंकर सर देखिए बोल रहे हैं कि एमसीक्यू से दिसंबर 2024 में 20 क्वेश्चन आया था। 4 एमसीक्यू लाइव क्लास देखी थी मैंने। बिल्कुल मिलते हैं सर, इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये मतलब उसी आईआईबीएफ के लेवल के ही क्वेश्चन है सर। ओके, जैसे पेरेंट ईगो स्टेट दो तरीके की होती हैं, नर्चरिंग पेरेंट और क्रिटिकल पेरेंट। उसी तरीके से जो चाइल्ड ईगो स्टेट है वो भी तीन तरीके की होती है, एडॉप्टेड, नेचुरल और लिटिल प्रोफेसर। What concept is given by Luft and Ingham which explain about self awareness? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बड़ा मशहूर सा क्वेश्चन है। तो ये जौहरी विंडो का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है इन्हीं के द्वारा, लुफ्ट एंड इनिंगम द्वारा। जौहरी विंडो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जौहरी विंडो से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग वे लाइफ पोजीशन कैन बी डिस्क्राइब्ड? तो लाइफ पोजीशन को किन किन तरीकों से डिस्क्राइब किया सकता है? आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। तो आपको बताना है इनमें किन किन तरीकों से। ठीक है, जौहरी विंडो जोसेफ लुफ्ट और हेनरी इनिंगम द्वारा दिया गया था। बिल्कुल, जौहरी विंडो आपको मिलती है लगभग लगभग। देखो, मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी और जौहरी विंडो, दो में से एक पक्का रखेगा, दो में मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर रखेगा, वो मजबूर है। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, आपने देखा ही होगा कि लाइफ पोजीशन को, मैं ठीक हूं तुम ठीक हो,
मैं ठीक हूं तुम ठीक हो, मैं ठीक हूं तुम नहीं ठीक हो, मैं नहीं ठीक हूं तुम ठीक हो, मैं नहीं ठीक हूं तुम नहीं ठीक हो, ये चार ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, है ना, और चारों की चारों सही हैं, इसमें चारों की चारों सही हैं, ऑल ऑफ द अबव होता है कि आई एम ओके यू आर ओके, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, है ना, काइंड ऑफ दैट। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, सभी के सभी होंगे इसमें, ये चार लाइफ पोजीशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस में कितने कंपोनेंट होते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस में कितने कंपोनेंट होते हैं? भले देखिए आप इसको समझे ना समझे, पढ़े ध्यान दे ना दे, लेकिन एग्जाम में बैठने से पहले इसको एक बार जरूर देख करके एग्जाम में बैठिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको क्वेश्चन एज इट इज मिल जाए, बहुत ज्यादा चांस है। यस सर, यस सर, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट कवर्ड, आई विल कवर इट सर, ओके। तो ये सर 5 तरीके के जो है कंपोनेंट दिए गए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में। चैप्टर नंबर 11 में काफी सारी चीजें छूटी हुई हैं सर, आई विल कवर इट, ओके। मौके पर चैप्टर नंबर 11 में बना ही रहा हूं, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो 5 एलिमेंट होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, इम्पैथी और सोशल स्किल। इस तरीके के 5 एलिमेंट्स होते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, मैंने रख दिया क्योंकि क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, दिस क्वेश्चन इज इन द एग्जामिनेशन। टैलेंट मैनेजमेंट टर्म जो है ये किसने क्वाइन किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है आईबीएफ ने, इसलिए मैंने सोचा कि अब इसी बार रख देता हूँ, पता चले अगली बार ना रख पाऊं। हाँ सर, पिछली बार तो मैंने, इस बार तो मैं चैप्टर में इतने एमसीक्यू कर रहा हूँ, पिछली बार मैंने क्या किया था सर, हर एक मॉड्यूल के 25 से 30 क्वेश्चन उठाए थे मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल ए के 25 से 30 टॉप क्लास के क्वेश्चन, और चाहे एबीएम रहा हो चाहे बीएफएम में क्वेश्चन फंसे थे बहुत, मतलब क्योंकि वो घूम टहल, जैसे भी ये क्वेश्चन है टैलेंट में पूरे चांस है कि आपसे दोबारा पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छा है और पूछा भी जा चुका है, दो दो बातें हैं। सो इट इज पॉसिबल कि इट इज आस्क्ड अगेन, ओके, इट कैन बी आस्क्ड अगेन बाय आईआईबीएफ। तो ये पूछा था कि टैलेंट मैनेजमेंट टर्म को किसने कॉइन किया था? तो ये किया गया था भाई मैकेंजी एंड कंपनी द्वारा। किसने किया था? मैकेंजी एंड कंपनी द्वारा टैलेंट मैनेजमेंट टर्म को क्वाइन किया गया था, ठीक है। तो बस अपना जो है लेक्चर खत्म है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट, फिर हम क्लास क्लोज करेंगे, ठीक है। तो पेरेंट ईगो स्टेट को कितने कितने टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है? तो पेरेंट ईगो स्टेट दो तरीके की क्लासिफिकेशन है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। एक होता है नर्चरिंग पेरेंट और एक होता है क्रिटिकल। नर्चरिंग पेरेंट जो केयर करता है, देखभाल करता है। क्रिटिकल जो हमेशा क्रिटिसाइज करता है कि तुमसे ना हो पाएगा वाले, ठीक है। तो नर्चरिंग पेरेंट और क्रिटिकल पेरेंट, तो दो तरीके का होता है पेरेंट ईगो स्टेट। उसके बाद उसी तरीके से आपको बताना है कि चाइल्ड ईगो स्टेट तीन तरीके के होते हैं, कौन सा नहीं है? तो तीन तरीके, एडॉप्टेड चाइल्ड, लिटिल प्रोफेसर और नेचुरल चाइल्ड, ये तीन तरीके के होते हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड, नेचुरल चाइल्ड और लिटिल प्रोफेसर। उसके बाद में ये आपका लुफ्त और इनहिंगम जो है, इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था सेल्फ अवेयरनेस को लेकर के? तो जौहरी विंडो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, जौहरी विंडो का कॉन्सेप्ट यही लेकर आए हुए थे। उसके बाद में लाइफ पोजीशंस के बारे में बात की गई, इनमें से कौन सा लाइफ पोजीशन को डिस्क्राइब करता है? तो ये चार के चारों करते हैं। आई एम ओके यू आर ओके, दोनों ठीक हैं। मैं ठीक हूं तुम गड़बड़ हो, तुम गड़बड़ हो मैं ठीक हूं, हम दोनों गड़बड़ हैं। तो ये सारे के सारे जो है आते हैं सर, ओके। तो ये चार के चारों हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में इमोशनल इंटेलिजेंस में कितने कंपोनेंट हैं? तो 5 कंपोनेंट होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर? 5। कौन कौन से 5 कंपोनेंट होते हैं? कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा इमोशनल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट नहीं है, तो ये भी ध्यान रखें। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, इम्पैथी और सोशल स्किल, ये 5 होते हैं। ध्यान रखें इन पांचों को। एग्जाम में क्वेश्चन में भी ये ना पूछे कितने होते हैं, 5 ना पूछ करके वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का
नहीं है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन था कि टैलेंट मैनेजमेंट टर्म को किसने कॉइन किया है, किसने ये पहली बार शब्द यूज किया टैलेंट मैनेजमेंट, तो इट वाज डन बाय मैकेंजी एंड कंपनी। किसने किया था? मैकेंजी एंड कंपनी। ठीक है, तो बस अपना लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो मैं एक बार दोबारा से बता दूं। ललित सर इस बार पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, अभी समय है, सिर्फ 2 मॉड्यूल पढ़ के मत बैठिए, जो है सारे मॉड्यूल पढ़ के जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे सर। हाँ, ये भी जो भी एमसीक्यूज हो रहे हैं इनकी पीडीएफ जो है उसमें ऐप में अवेलेबल हो जाएगी, वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएगा और पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लास 8:30 से स्टार्ट होती है, 8:30 PM से शुरू होती है, 9 सवा 9 जितने तक चल जाए। और उसके बाद में अभी हम एबीएम पढ़ रहे हैं, कल भी चैप्टर नंबर 11 ही चलेगा, संडे है। ठीक है, मंडे से मैं जो है मूव करूंगा बीएफएम की तरफ। बीएफएम में हम एमसीक्यूज करेंगे अगले हफ्ते, अगला हफ्ता बीएफएम के लिए चैप्टर नंबर 11 ही चलेगा। अभी भी कुछ टर्म है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में और अच्छे नंबर देगा आपको। हाँ गोपाल सर, जो मेरा मटेरियल है वही पढ़िए, बहुत है सर, हो जाएगा काम। 8:30 टाइमिंग है। हम अभी मौके पर एबीएम का मॉड्यूल बी डिस्कस कर रहे हैं, अगले हफ्ते बीएफएम का मॉड्यूल बी डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज सर थियरी अवेलेबल है ऐप में ऑलरेडी। अभी सर री अपलोडिंग चल रही है, समय लगेगा, मतलब एग्जाम के पास तक हम करते ही रहेंगे, धीरे धीरे कुछ ना कुछ क्लासेस आती रहेंगी। आई एम वर्किंग ऑन दैट। लेकिन जो पहले से है अगर आप उसको भी पढ़ते हैं तो कोई नुकसान नहीं है आपका, क्योंकि वही चलता ही रहा है। अब इस बार मैं अपडेट कर रहा हूँ, अदरवाइज इससे भी काम हो जाता है अपना। चैप्टर नंबर 12 मिसिंग है, आई डोंट थिंक ये मिसिंग होगा सर, देख लेंगे फिर भी। एबीएफएम आल्सो, ठीक है देख लेते हैं, एबीएम बीएफएम हो जाने दीजिए। तो अगर जैसे मतलब थोड़ा सा अभी अप्रैल मार्च चलने दीजिए, अप्रैल में अगर हो पाएगा तो हम 2 क्लास की तरफ मूव करेंगे। 8:30 से एक क्लास ली जाएगी और 9:30 से दूसरी क्लास ली जाएगी। तो उसमें फिर अगर होगा तो हम एक में जैसे एबीएम और दूसरे में बीएफएम के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और मे बी कि आगे चल करके फिर बीएफएम और एबीएफएम कुछ ऐसा कर लिया जाएगा, तो थोड़ा सा निपट जाएगा। क्योंकि एक ही अगर हम एक ही क्लास करते रहेंगे तो मैक्सिमम 90 दिन है अगर, तो 90 क्लासें हो पाएंगी और उतने में बात बनेगी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि एक चैप्टर को कवर करने में अगर 5 क्लासेस लग गई तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम 2-2 क्लासेस की तरफ मूव करेंगे। इवन अगर छुट्टी वाले दिन हो पाएगा तो और ज्यादा क्लासेस करवाऊंगा मैं आपको। ओके ठीक है सर, चलिए सभी को गुड नाइट है मेरी तरफ से, कल फिर 8:30 पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट।